बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है जो नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो अबाउट क्या है, बायोएनर्जेटिक है। बायोएनर्जेटिक में हमने स्टडी किया अबाउट यानी कि इसकी डेफिनेशन, इनके हमारे पास लाइट के इसके सोर्स क्या है एनर्जी के, उसके फॉर्म ऑफ लाइट पढ़ ली। फिर विजिबल जो रेज थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से जो यानी कि जो लाइट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आ रही थी उनमें से जो विजिबल हमारे पास रेज थी वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास क्या थी वो यानी कि नीड थी, उससे फोटोसिंथेसिस हो रही थी। तो उसके बाद हमने देख लिया। उसके बाद हमने कहा कि इस चैप्टर में हमने एक फोटोसिंथेसिस पढ़ना था और दूसरा रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस तो हमने पढ़ लिया, उसमें डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और उसमें बहुत से हमारे पास डिटेल्स हमने पढ़ ली। अभी जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन है कि सेलुलर जो हमारे पास लिविंग थिंग की जो सेल है उसमें रिस्पायरेशन कैसे होती है। आइए चले देखते हैं आज रिस्पायरेशन के बारे में थोड़ा सा। हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हमारे पास एक यानी कि प्रोसेस देखते हैं, उसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सेलुलर रिस्पायरेशन की तरफ। सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करें तो हमारे पास ये मैंने इधर लिखा हुआ है कि इट इज़ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस अकर इनसाइड द लिविंग सेल ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड इज़ ब्रोकन डाउन एंड एटीपी रिलीज। यानी कि सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए मैंने ये डिफिनीशन लिखी है कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है, इसमें लॉस और गेन का प्रोसेस होते हैं जो हमारे पास लिविंग सेल के अंदर होते हैं। किसके लिए? जिसमें ऑर्गेनिक फूड जो होते हैं, ऑर्गेनिक फूड वो हमारे पास ब्रेक डाउन होते हैं और हमारे पास एटीपी रिलीज होती है। यानी कि ऑर्गेनिक फूड की हमारे पास ब्रेकिंग डाउन होके एटीपी की हमारे पास रिलीजेज होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन। अभी ऑर्गेनिक फूड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ऑर्गेनिक फूड को कहते हैं हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। यहाँ से जो ये ऑर्गेनिक फूड है इससे हमारे पास क्या करती है लिविंग थिंग अपने हमारे पास एनर्जी यानी कि लेती हैं, इससे एक्वायर्ड होती है एनर्जी लेने के लिए। असल में ये तीनों हैं हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन, लेकिन हम इसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास इस बायोएनर्जेटिक में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इसके बारे में हम बार बार हम पढ़ते जाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर हम देखें तो जो लिविंग बॉडी है यानी कि मैं हूँ, ठीक है, अगर मुझे एनर्जी चाहिए होती है तो सबसे पहले हमारे पास जो स्प्लिटिंग होगी वो कार्बोहाइड्रेट की होगी। कार्बोहाइड्रेट की स्प्लिटिंग होने के बाद इससे जितनी भी एनर्जी होगी मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट की सोर्स ख़त्म हो जाए तो वो हमारे पास हम प्रोटीन के सोर्स से इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रोटीन के सोर्स भी हमारे पास कंप्लीट यानी ख़त्म हो जाए तो फिर हमारे पास लास्ट क्या होता है? लिपिड होता है। उसकी स्प्लिटिंग से हमारे पास क्या होता है? एनर्जी हम हासिल करते हैं। तो एज अ होल में यानी जो रिस्पायरेशन के इक्वेशन है वो मैंने ओवरऑल ये लिखी हुई है। ये ओवरऑल इक्वेशन हमने देखा रिस्पायरेशन के। तो इसमें क्या होते हैं? ऑक्सीजन हमारे पास अटैच होता है किसके? ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ जो सेल के अंदर होते हैं। उससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 एटीपी की रिलीजेस होती है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होती है जिसमें नीड ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ऑक्सीजन के बगैर ये हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होता। तो ये अपोजिट टू क्या चीज़ है? फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं? ये वाटर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होते हैं ये हमारे पास, फिर सनलाइट और क्लोरोफिल होते हैं, वो हमारे पास मिलके क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये रिस्पायरेशन के हमारे पास ये अपोजिट है किस चीज़ के? फोटोसिंथेसिस के। क्यों? इसमें जो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं सेल के अंदर उससे ऑक्सीजन जाके मिलते हैं, मिलने के बाद हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 एटीपी मॉलिक्यूल यानी कि एनर्जी के ऊपर हमारे पास कन्वर्ट होता है। ये एटीपी हमारे पास लिविंग थिंग इस्तेमाल करती होती है किसके लिए? अपनी एनर्जी के लिए। अभी देखें रिस्पायरेशन हम कहेंगे तो रिस्पायरेशन दो हमारे पास इसमें स्टेप में कंप्लीट होती है। यानी कि अगर हम पहले टाइप की बात करें तो हमारे पास रिस्पायरेशन की दो टाइप होती हैं। कितने टाइप होती हैं? दो। एक को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरे को हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन। अगर हम एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करें तो ये नीड ऑक्सीजन, यानी कि इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की नीड होती है। ऑक्सीजन के बगैर और माइटोकॉन्ड्रिया के बगैर हमारे पास ये रिस्पायरेशन, ये प्रोसेस नहीं हो रहा होता।
अगर इनमें से ऑक्सीजन ना हो फिर भी ये प्रोसेस नहीं होगा, अगर ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया ना हो फिर भी यह प्रोसेस नहीं होगा। ये दोनों चीज़ हमारे पास मौजूद होंगे तो हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन होगी, यानी कि इट्स मीन कि ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया मस्ट बी प्रेजेंट, देयरफॉर द एरोबिक रिस्पायरेशन विल बी अकर। और एनएरोबिक मीनिंग ए मीन एब्सेंट, इसमें क्या होते हैं विदाउट नीड ऑफ ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, इसलिए हमारे पास ये प्रोसेस को क्या कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ये तो रिस्पायरेशन की टाइप है, ठीक है ना। हमारे पास ये जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है इसमें हमारे पास सिर्फ क्या होते हैं 2 ATP की हमारे पास क्या होते हैं सिंथेसिस होती है। इसमें हमारे पास जो एनर्जी लेस प्रोसेस होते हैं, इसमें जो एनर्जी फॉर्म होती है वो हमारे पास बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये क्या है एनर्जी लेस प्रोसेस है, तो इसमें सिर्फ क्या होती है 2 ATP की फॉर्मेशन होती है। लेकिन एज अ प्रोडक्ट हम एज एरोबिक बात करें तो इसमें हमारे पास 36 ATP फॉर्म होती है, हमने ऊपर लिख लिया है, ठीक है। अभी रिस्पायरेशन की बात करें तो हमारे पास जो एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करते हैं, हम ये सब पढ़ेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में। और जब हम एरोबिक रिस्पायरेशन के टॉपिक चैप्टर को मतलब ये टॉपिक फिनिश होगा तो फिर हम एनएरोबिक की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करें तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रिब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये हमारे पास एरोबिक में भी होता है और एनएरोबिक में भी होता है, ठीक है। और ये कॉमन है, यानी कि अगर ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया ना हो फिर भी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगा, और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया हो तो फिर भी ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ये एरोबिक में भी होता है और एनएरोबिक में भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं ये हमारे पास ऑक्सीजन की नीड नहीं होती और ना ही हमारे पास क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया की नीड होती है। ये सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर होता है सेल के। जिस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास जो लिविंग सेल है इसमें देखिए हमारे जो सेल है रेड ब्लड सेल आ गया, हमारे मसल आ गया, मसल के अंदर हमारे पास जो अगर हमारे पास हम एक्टिविटी ज़्यादा करें तो इसमें क्या होता है ऑक्सीजन की डिक्रीज होती है, ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा सेल को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा होता, उसमें फिर क्या होता है ये जो पायरुवेट कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होता है, फॉर हमारे पास ये क्या होता है ये लैक्टिक या अल्कोहलिक के अंदर फर्मेंट मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस तरह हम लैक्टिक एसिड जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल के अंदर हमारे पास यानी कि ऐसे यानी कि वो दर्द सा पेन सा महसूस होता है, इसमें हमारे पास इसमें लैक्टिक की फॉर्मेशन होती है लैक्टिक एसिड की, इसीलिए हमारे पास इसमें क्या होता है जलन वगैरह होती है। तो ये ग्लाइकोलिसिस के मानी ये है कि हमारे पास ये क्या होता है इसमें ये एरोबिक में भी होता है एनएरोबिक में। उसके बाद ये जो अगर ऑक्सीजन हो तो ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुवेट बनता है वो क्रिब्स साइकिल के अंदर जाएगा, और क्रिब्स के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ये याद रखिए क्रिब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये हमारे पास किसके अंदर होते हैं सिर्फ एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर। ये हमारे पास कभी भी एनएरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर रिस्पायरेशन इसके हमारे पास नहीं हो सकती, यानी कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन ग्लाइकोलिसिस में एरोबिक भी होती है एरोबिक भी, और जो क्रिब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसमें सिर्फ हमारे पास क्या होता है एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। अभी बात करते हैं किस चीज़ की, सबसे पहले हम स्टेप देखते हैं ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं। ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो हमारे पास ग्लाइकोमीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। इसमें देखें जो ब्रेकडाउन होते हैं किस चीज़ के ग्लूकोज के, ग्लूकोज कितने हैं हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि C6H12 और 6 होते हैं। 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज होते हैं जिसकी ब्रेकिंग डाउन होती है किसके अंदर पायरुवेट के अंदर, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं 2 पायरुवेट के अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमारे पास नेट गेन और 2 ATP हमारे पास क्या होती है फॉर्म होती है। यानी कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, इसकी ब्रेकिंग डाउन होकर क्या बन जाते हैं पायरुवेट बन जाते हैं। पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं जो 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं पायरुवेट के, ठीक है। यानी कि इसके प्रोडक्ट क्या हमारे पास पायरुवेट, तो इसमें हमारे पास क्या होती है 2 नेट एनर्जी हमारे पास ATP की मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, यानी कि 2 ATP हमारे पास क्या होते हैं हमें देते हैं। इसमें हमारे पास क्या होते हैं ग्लाइकोलिसिस में क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं 2 स्टेप के अंदर। एक को हम क्या कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, एक को हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। अगर प्रेपरेटरी फेज की बात करें तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं फास्फोग्लिसरी एल्डिहाइड तक जब कन्वर्ट होते हैं हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं प्रेपरेटरी फेज।
और इसके बाद ये जो कन्वर्ट हो जाते हैं यानी कि ये प्रिपेयर कर लेते हैं पायरुवेट बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास ये जो PGL से हमारे पायरुवेट बन जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फेज़ होते हैं। इसमें हमारे पास अभी हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को, हम जो है ना एक डिटेल से हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को। फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लिंक रिएक्शन, इसी तरह हमारे पास क्रिब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में देखेंगे। तो बात करते हैं किस चीज़ की, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बारे में। ये तो हमारे पास क्या है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है हमने कहा ये एरोबिक में भी होता है, एनारोबिक में होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कैसे होता है। बात करते हैं किस चीज़ की, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की। थोड़ी पीछे सारा ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, ठीक है। अभी देखें हमने तो रिस्पायरेशन, हमने वो इंट्रोडक्शन में देखा था कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में भी होता है। अभी देखें ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो हमारे पास ये क्या थे, इसमें हमारे पास दो वर्ड के कॉम्बिनेशन है। वर्ड ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो हमारे पास दो वर्ड है। एक हमारे पास ग्लिको है, क्या चीज़ है, ग्लाइको। ग्लाइको मीन हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लाइको मीन ग्लूकोज होता है, ठीक है। और लाइसिस मीन क्या होता है, स्प्लिटिंग आर ब्रेकिंग डाउन। क्या चीज़, ब्रेकिंग डाउन। देखें ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ये ग्लाइकोलाइसिस, जो वर्ड ग्लाइकोलाइसिस है इसमें दो वर्ड है, एक ग्लाइको और हमारे पास दूसरा लाइसिस। ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेकिंग डाउन, यानी कि ग्लूकोज के ब्रेकिंग डाउन होती है इस प्रोसेस में, ठीक है। और ये हमारे पर प्रोसेस, ये याद रखिए, ये किसके अंदर होते हैं, ये हमारे पास अकर होते हैं इन साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर, इन साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस क्या होता है, हो रहा होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होता है। इसमें अभी देखें स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप हम देखें तो सबसे पहले ग्लूकोज की ब्रेकिंग डाउन हमने कहा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकिंग डाउन होगी, क्या होते हैं, दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बन जाते हैं और इसमें 4 ATP की फार्मेशन होती है। कितनी, 4 ATP। उसमें से 2 ATP ऑलरेडी यूज़ हुई होती हैं, तो हमारे पास 2 माइनस करें तो हमारे पास नेट गेन जो ATP होती है वो 2 ATP की मॉलिक्यूल फॉर्म होती है फार्मेशन, और 2 NADH की फार्मेशन होती है। तो देखिए इसमें कैसे होते हैं, हम इस प्रोसेस को डिटेल से देखते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कितने, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अभी ये स्प्लिट होगा किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। ग्लूकोज कैसे स्प्लिट होता है, ये ग्लूकोज हमारे पास सून कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अभी ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ये कैसे बना हमें पता है। देखें ग्लूकोज के कितने कार्बन होते हैं, ये हमारे पास जो मैंने सर्कल डाले ये कार्बन है। कार्बन 1 2 3 4 एंड 5 6, ये कार्बन नंबर है, मैंने नंबरिंग दे दी, ठीक है। ग्लूकोज के 6 कार्बन होते हैं, तो हमारे पास ये तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आ गई। अभी हमें ये क्वेश्चन आते हैं, ये जो 6 फॉस्फेट है ग्लूकोज, ये 6 फॉस्फेट, ये 6 फॉस्फेट की तरफ से आया। ये जो 6 है ये कार्बन नंबर को हमारे पास क्या कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। कार्बन नंबर की आइडेंटिफिकेशन है कि हमारे पास 6 कार्बन में कुछ चीज़ अटैच हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फेट। यानी कि इस 6 कार्बन के साथ क्या होता है, फॉस्फेट अटैच हुआ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये किस एंजाइम के थ्रू होते हैं, एक एंजाइम होते हैं जिसका नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज। कौन से एंजाइम होता है, हेक्सोकाइनेज।
काइनेज। हेक्सोकाइनेज से क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर। अभी सवाल ये है कि हमारे पास एक 6 फास्फेट या फास्फेट ग्रुप किधर से आया। इसमें क्या होता है, स्टेप नंबर 1, यह हमारे पास स्टेप नंबर 1 है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एटीपी जो होती है, एटीपी सून कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास एडीपी के अंदर। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 फास्फेट है, तो ये एक फास्फेट जाके हमारे पास इससे मिल जाते हैं ग्लूकोज से, और बाकी जो 2 रह जाते हैं वो ये एडेनिन डाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक एटीपी इधर आ जाती है। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाएगा। ठीक है, इस ग्लूकोज 6 फास्फेट से हमारे पास क्या चीज़ बन जाते हैं, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। क्या चीज़, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अभी देखिए ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये भी हमारे पास ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फास्फेट तो बन गया। ये कौन से एंजाइम के थ्रू बन गया, ये एंजाइम हमारे पास जो होते हैं फास्फोहेक्सोकाइनेज, फास्फोहेक्सो आइसोमरेज, ये हमारे पास ग्लूकोज जो 6 फास्फेट है ये कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। ये एक एंजाइम कर रहे होते हैं, इस एंजाइम का नाम क्या है, फास्फोहेक्सो आइसोमरेज। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये क्या है, रिवर्सिबल। इसमें यानी कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज से दोबारा हमारे पास ग्लूकोज हमारे पास क्या होता है, कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि आइसोमर है। आइसोमरेज मीन के ये कन्वर्ट इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। उसके बाद ये फ्रक्टोज से हमारे पास क्या बन जाते हैं, इस फ्रक्टोज से जो बन जाते हैं हमारे पास इसको 1,3 या आप लिख सकते हैं हमारे पास फ्रक्टोज 1,3 फ्रक्टोज 1,6 बाय या डाई बिसफास्फेट या हमारे पास बायफास्फेट। अभी देखिए ये जो फ्रक्टोज बायफास्फेट जो बन रहे हैं, ठीक है ना, फ्रक्टोज 1,6 बायफास्फेट जो बन रहा है, ये हमारे पास फ्रक्टोज 6 फास्फेट से ही बन रहा होता है। ठीक है ना, इसमें जो एंजाइम होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एक एंजाइम होता है जिसमें ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फ्रक्टोज 1,6 बायफास्फेट के अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें भी देखें ये तो पहले से हमारे पास 6 नंबर पर कार्बन के ऊपर एक फास्फेट ग्रुप अटैच था, अभी एक इधर दूसरा फास्फेट आ गया, तो ये हमने कहा था कार्बन नंबर 1, तो एक दूसरा कार्बन नंबर 1 पे दूसरा हमारे पास क्या हो गया, फास्फेट अटैच हो गया। तो हमने क्या कहा कि 1,6 बायफ्रक्टो फास्फेट, यानी कि हमने फिर क्या कहा कि हमने इधर 6 कार्बन के साथ फास्फेट अटैच हुआ तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट कहा, और ये 6 फास्फेट हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बायफास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। बाय मीन 2 ऑन फास्फेट, यानी कि 2 फास्फेट अटैच हो गया, एक 6 नंबर पर एक 1 नंबर पर फ्रक्टोज के साथ। इसमें क्या होते हैं, देखिए एक फास्फेट अटैच हुआ है तो हमारे पास इसमें ये सेकंड स्टेप था, स्टेप नंबर क्या है, सेकंड। ये हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 3rd स्टेप है। इसमें भी क्या होते हैं, एटीपी हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, एडीपी के अंदर। क्यों, देखिए इसमें ट्राइफॉस्फेट है, एक फास्फेट जाके यहाँ पर मिल गया और एक हमारे पास क्या गया, ये एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो गया। अभी इस प्रोसेस के बाद मैं उधर दूसरे वहाँ पे लिख लूँगा, ये देख लें क्या हुआ था, हमारे पास फ्रक्टोज 6 फास्फेट फॉर्म हुआ था। क्या फॉर्म हुआ था, फ्रक्टोज 1,6 बायफास्फेट ये हमारे पास जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट से यानी कि फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम था जिसने फ्रक्टोज 1,6 बायफास्फेट के अंदर कन्वर्ट किया था। ये स्टेप नंबर क्या था हमारे पास, स्टेप नंबर 3rd था। स्टेप नंबर 4th में क्या होते हैं हमारे पास, ये जो हमारे पास
होते हैं, ये आ गया हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाते हैं 2 हमारे पास मालिक्यूल के अंदर। एक को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट, हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट, एक डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा और दूसरा हमारे पास PGA यानी कि फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के अंदर, DHAP यानी कि डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट और हमारे पास फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ये दोनों, ये भी हमारे पास 3 कार्बन मालिक्यूल है, ये भी हमारे पास क्या है 3 कार्बन मालिक्यूल है। ये स्टेप नंबर क्या होता है 4th, सही है। अब इसमें ये कौन सी एंजाइम करवाते हैं, एल्डोलेज एंजाइम होता है। क्या होता है, एल्डोलेज एंजाइम होते हैं जो हमारे पास इनको कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, यानी कि डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और हमारे पास PGA यानी कि फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के अंदर। दोनों 3 कार्बन कंपाउंड हैं, तो ये दोनों हमारे पास क्या चीज़ है, आइसोमर है। ये क्या चीज़ है, आइसोमर, यानी कि किस तरह से आइसोमर है, ये डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट जो होता है हमारे पास, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हमारे जो सेल होते हैं वो एक ही मालिक्यूल को लेके जा रहे होते हैं किसके लिए, ATP की फार्मेशन के लिए, तो पाइरुवेट की फार्मेशन या ATP की पाइरुवेट की फार्मेशन के लिए। तो हमारे पास ये जो PGAL है हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड 2 मालिक्यूल होंगे, तो ये हमारे पास एक ये 3 कार्बन और एक ये, तो ये हमारे पास कितने 3 कार्बन के 2 मालिक्यूल होंगे, कितने होंगे 2 मालिक्यूल। ये हमारे पास हमारे सेल के अंदर क्या होगा। इसके बाद हमारे पास ये एक दूसरा एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज होता है। कौन सा एंजाइम होता है, डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होते हैं। इसमें हमारे पास जो फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड है ये हमारे पास 1,3, ये इसमें देखिए इस तरह से मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3, तीसरे कार्बन पे हमारे पास क्या होता है, फास्फेट ग्रुप होता है। तो ये हमारे पास फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड है, यानी कि ये इसके साथ एक फास्फेट अटैच हुआ है 3 कार्बन के ऊपर, और ये हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ तक जो फेज़ था वो हमारे पास ऑक्सीडेटिव प्रेपरेटरी फेज़ है, और यहाँ से नीचे जब शुरू हो रहा है हमारे पास ये क्या ऑक्सीडेटिव फेज़ है। तो ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होते हैं वो कन्वर्ट कर लेते हैं हमारे पास किसके अंदर, 1,3 बायफॉस्फेट, यानी कि 1,3 फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, यानी कि 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के अंदर ये कन्वर्ट कर लेते हैं। कौन सा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, ठीक है। क्योंकि इधर 3 पे कार्बन के ऊपर फास्फेट था, तो एक कार्बन के हमारे पास 1 के ऊपर भी हमारे पास एक फास्फेट लग गया, तो हमारे पास ये 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें क्या होते हैं, NAD जो होते हैं, NAD हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे 2 NAD कन्वर्ट हो जाते हैं 2 NADH2 क्या NADH2 के अंदर, ठीक है ना। बड़ा इस प्रोसेस में कुछ इस तरह से होता है। और उसके बाद हमारे पास एक दूसरा एंजाइम होते हैं, उसका नाम क्या होता है, ग्लिसरेट काइनेज। कौन सा एंजाइम होता है, ग्लिसरेट काइनेज एक एंजाइम होते हैं जो ये 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है, इसको हमारे पास क्या कर लेते हैं, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, दोबारा से हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। इसमें क्या होता है, ये जो 3, ये हमारे पास कौन सा स्टेप था, 7th स्टेप है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हमारे पास ATP की फॉर्मेशन होती है, ADP से हमारे पास क्या होता है, ATP की फॉर्मेशन होती है, ATP की। ये फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, 2 ADP होते हैं, तो हमारे पास 2 ATP, 2 क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक इसमें 2 PGA के हमारे पास मालिक्यूल होते हैं, तो एक के लिए 1 ATP, 2 के लिए 2, तो 2 ATP से हमारे पास 2 फास्फेट रिमूव होंगे और उससे हमारे पास क्या हो गया, 2 ATP की फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास ये फर्स्ट फेज़ है जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ATP की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना।
इसमें हमारे पास क्या 7 स्टेप के बाद क्या होता है, एस स्टेप में क्या होता है, एक दूसरा एंजाइम होता है, उसके नाम क्या है, म्यूटेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, म्यूटेज। ये म्यूटेज एंजाइम क्या करता है, ये फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसमें जो फास्फेट है ये 3p है, तो हमारे पास ये अटैच कर लेते हैं किसके अंदर, 2 के अंदर, यानी कि सेकंड कार्बन के ऊपर हमारे पास ये फास्फेट क्या अटैच कर लेते हैं, म्यूटेज एंजाइम। इस म्यूटेज एंजाइम के बाद हमारे पास इस स्टेप को मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है ना, 9 स्टेप को। इसके बाद एक एनोलेज एक एंजाइम होता है, ये हमारे पास क्या होता है, इसके बाद इधर ही लिख लेते हैं, ये हमारे पास एनोलेज एक एंजाइम होता है, एनोलेज। एनोलेज क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास इसमें वाटर की एडिशन होती है, क्या होती है, H2O, यानी कि वाटर की एडिशन होती है। वाटर की जब एडिशन होती है तो ये हमारे पास क्या बना देते हैं, फिनाइल एनिलीन, फिनाइल एनोलीन ये बन जाते हैं, ठीक है ना। इस फिनाइल एनिलीन हमारे पास से हमारे पास फिनाइल फास्फो एनोलीन या फिनाइल एनिलीन बन जाते हैं। इससे हमारे पास एक दूसरा एंजाइम होता है, इसके नाम क्या है, उसके नाम हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसके नाम ये पायरुवेट काइनेज होता है। क्या होता है, पायरुवेट काइनेज। फिनाइल एनिलीन जो हमारे पास बन जाते हैं, इसमें हमारे पास एक फास्फेट क्या कहता है, हमारे पास पायरुवेट काइनेज एक एंजाइम होते हैं जो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर, पायरुवेट के अंदर। कितने मालिक्यूल होते हैं पायरुवेट के, 2 मालिक्यूल पायरुवेट के होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 ATP कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, 2 ATP के अंदर, 2 ATP के अंदर, ठीक है। और ये 10th स्टेप में भी हमारे पास 2 ATP की फॉर्मेशन होती है, तो ये इन प्रोडक्ट है पायरुवेट, ठीक है। अभी देखें ATP काउंट करते हैं, एक ATP यहाँ पर मतलब वेस्ट हो गई, एक ATP यहाँ पर वेस्ट होगी, 2 ATP वेस्ट होगी, और यहाँ पर 2 ATP फॉर्म होगी और 2 ये, तो 4 ATP फॉर्म होंगे। तो 4 में से 2 माइनस करें, 4 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास ये 2 बन जाएगी। तो 2 ATP नेट गेन 2 ATP हमारे पास देते हैं और 2 NADH की फार्मेशन होती है इसके अंदर। ये हमारे पास क्या होता है, पायरुवेट फिर लिंक रिएक्शन के अंदर जाते हैं, तो उससे हमारे पास फिर क्रिप्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होता है। तो ये हमारे पास सब कुछ क्या था, ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के बारे में है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लिंक रिएक्शन में के बारे में पढ़ेंगे। तो